Good morning, everyone. This is Anmol Raika, and the topic that we are going to discuss today is figures of speech. अब देखिए ये फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच करी थी, लेकिन फिर भी उनमें से जैसे ये 4 हैं जो शायद उसमें मैंने स्किप कर दी थी, इसलिए मैंने ये नेक्स्ट पार्ट में डाली है, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। BEGLA 137 कोर्स के ये कुछ और फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है एलिगरी। अब एलिगरी क्या है? इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स, कुछ इवेंट्स, कुछ सेटिंग को इस तरीके से यूज करते हैं कि हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको मान लो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो वो आपके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हो गया कि स्टेलिनिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, वो आपको नहीं पता। लेकिन आपको फार्म एनिमल्स के बारे में पता है कि काउ क्या है, बफेलो क्या है, गोट क्या है, ठीक है। तो इन कैरेक्टर्स को यूज करके और एक एनिमल फार्म की सेटिंग को यूज करके अगर हम रशियन रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हो गया एलेगरी। ये पर्सोनिफिकेशन से अलग है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में हमें पता होता है कि वो नॉन ह्यूमन थिंग है, लेकिन फिर भी हम उसको एक ह्यूमन ट्रेट प्रोवाइड करते हैं। यहां पे हमें पता है कि ये नॉन ह्यूमन थिंग है, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को, एक डिटेल्ड कंसेप्ट को हमें समझा रही है, क्योंकि ये कन्वे कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप इसके डिस्क्रिप्शन में बोल सकते हो, ऑफन कन्वेइंग फिलोसॉफिकल मैसेजेस और पॉलिटिकल मैसेजेस और मोरल मैसेजेस, ठीक है। तो मोरल मैसेज हो, पॉलिटिकल हो या फिलोसॉफिकल हो, उसको हम इस तरीके के कैरेक्टर्स, इवेंट्स और सेटिंग्स को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने किया अपने एक कंट्रीब्यूशन में जिसका नाम था एनिमल फार्म, ठीक है। तो उसमें उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन को और राइज ऑफ स्टैलिनिज्म को रिप्रेजेंट करा था यूजिंग फार्म एनिमल्स, ठीक है। और इससे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था करप्शन को, रिवॉल्यूशनरी आइडियल्स को कैसे बिट्रे किया स्टालिन ने, ठीक है। इस सब के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आई होप आपको एलिगरी समझ में आया हो। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपरबोल। अब आप इसके फर्स्ट पार्ट को देखो तो हाइपर, देखिए वैसे तो इसका कोई लेना देना नहीं है, हो भी सकता है, बट हाइपर मैंने इससे याद रख रखा है। हाइपर मतलब कुछ ज्यादा ही हाइप अप कर दिया, कुछ ज्यादा ही एग्जिजरेट कर दिया। एग्जिजरेट मतलब बढ़ चढ़ कर बोलना, ठीक है, कि एक बात को चार बना देना, ठीक है, कि अरे वो तो इतना तेज भागता है कि हवा से भी तेज भागता है वो तो। अब ऑब्वियसली कोई हवा से तेज नहीं भाग सकता, लेकिन उसने एक्सेजरेट कर दिया, उसने हाइप्ड अप इतना कर दिया कि वो एकदम लग रहा है कि हाँ भाई अरे बहुत तेज भागता हूँ मैं, इसका मतलब। तो वो एक तरीके से एक डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है इमोशंस को, कि भाई वो तेज भागता है। अगर मैंने नॉर्मली बोल दिया तो हाँ भाई तेज भागता होगा, लेकिन वो हवा से भी तेज भागता है, तो एक इंटेंसिटी ऑफ इमोशन समझ जाओ आप, ठीक है। कभी कभार ये ह्यूमर के लिए भी यूज होता है, ठीक है। जैसे आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं, मेरे को इतनी तेज भूख लगी है कि मैं पूरा का पूरा घोड़ा खा जाऊंगा भाई, ठीक है। तो इससे इंटेंसिटी भी है और थोड़ा ह्यूमर भी है, ठीक है। तो हाइपरबोल और एग्जिजरेशन, ठीक है, ये दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि एग्जिजरेशन फिगर ऑफ स्पीच को इलेबोरेट करो, तो भी आपको यही लिखना है, और हाइपरबोल बोल दिया जाए तो भी यही करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूफेमिज्म, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई हार्श या कोई ऐसी टर्म यूज करनी पड़ जाए जो कि नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। तो आप उस हार्श टर्म को रिप्लेस कर दो एक डायरेक्ट या थोड़ी जिसे बोलते हैं ना मॉडरेट, ठीक है, सेंसिटिव टॉपिक्स में इसको यूज किया जाता है, कि एक हार्श टर्म को हटा के हमने कोई माइल्ड टर्म यूज कर दी, ठीक है, ताकि वो सेंसिटिव टॉपिक थोड़ा जेंटल तरीके से कन्वे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार बोल देते हैं ही पास्ड अवे, ठीक है, तो ये थोड़ा जेंटल वे हो गया। इंस्टेड ऑफ सेइंग ही डाइड, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ही पास्ड अवे, ठीक है। तो ये हो गया यूफेमिज्म। किसी भी चीज को, जैसे टॉपिक ऑफ डेथ है,
ये काफी हार्श टॉपिक है। तो इसको जेंटलर साउंड करने के लिए, मोर रिस्पेक्टफुल साउंड करने के लिए हमने यूज करा यूफेमिज्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ओनोमेटोपिया। अब ओनोमेटोपिया क्या है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें नेचुरल साउंड्स को, ठीक है, एसोसिएट किया जाता है किसी एक्शन से या ऑब्जेक्ट्स। जैसे द बीज बर्ज्ड। अब बर्ज्ड हमने एक बोल दिया ना, एक्शन हो रहा है। ठीक है, बर्ज्ड मतलब एक वर्ब की तरह यूज किया गया। एक्चुअल में ये साउंड है, लेकिन साउंड को हमने क्या बना दिया? एक्शन। ठीक है। द बीज बर्ज्ड इन द गार्डन। इससे क्या है, थोड़ा सेंसरी एक्सपीरियंस हमें मिला, इमेजरी प्रोवाइड हुई। इमेजरी मैंने आपको अगर आप फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट 1 को देखोगे तो उसमें इमेजरी भी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। द बीज बर्ड, तो इससे एक इमेजरी प्रोवाइड हुई, एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज किया गया। ठीक है, हम सीधा बोल सकते थे द बीज वर इन द गार्डन और समथिंग, लेकिन द बीज बर्ड हमने उसमें एक डिटेल ऐड करी, एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। ठीक है, जिससे सेंसरी एक्सपीरियंस हुआ रीडर को। ठीक है, तो इमेजरी आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ओनोमेटोपिया भी समझ गए होंगे, नेचुरल साउंड को किसी एक्शन या ऑब्जेक्ट की तरीके से बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड जो है वो एक्शन फॉर्म है किसकी? एक नेचुरल साउंड की। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। 4 ही फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं जो शायद पुरानी वीडियो में रह गई थी। ये कुछ न्यू फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं जो मैंने बाद में प्रीवियस ईयर पेपर के थोड़ा डिटेल में जाके देखा। अच्छा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।